आदाब, नमस्कार। आज स्वच्छताई का एक और अफसाना। लेफ्ट राइट क्विक मार्च। अड़ाड़ाधम। फौज कुर्सियों और मेज़ों की खंदक और खाइयों में दब गई और गोल पड़ा। अरे क्या अंधेर है, सारी कुर्सियों का चूरा किया देते हैं। बेटी रफिया, जरा मारियो तो इन मारे पीटों को। चची नन्ही को दूध पिला रही थी। मेरा हंसी के हमारे बुरा हाल हो गया। बमुश्किल मजरूहीन को खींच खांच कर बाहर निकाला। फौज का कप्तान तो बिल्कुल चूहे की तरह एक आराम कुर्सी और दोस्तों के बीच में बचा पड़ा था। हाँ, सल्लू भैया ने कहा था फौज खेलो। रशीद अपनी कागज की टोपी सीधी करने लगे और मुन्नू अपने छिले हुए घुटने को डबडबाती हुई आंखों से घूर कर बिसोर रहे थे। अच्छे चेता के कोट में से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहे थे और उनका मफलर बुरी तरह फांसी लगा रहा था। मगर कप्तान साहब वैसे ही डटे खड़े थे। ये हो क्या रहा था? मैंने कप्तान साहब की स्याही से बनी हुई मूछों को देखकर कहा, सलाउद्दीन आजम रिचर्ड शेरदिल पर चढ़ाई कर रहा था। मुन्नू को हंसी आ गई और वो लेट गया। फिर काली कुर्सी खिसक गई और बस। कप्तान साहब निहायत एहतियात से मूछें थपकते हुए बोले, अच्छा, और ये अच्छन यही तो रिचर्ड हैं। और क्या, शेरदिल। ये मफलर देखो इनका, ये शेरदिल के बाल हैं। और जनाब, मैंने चार्ट के कप्तान को नज़रों से नापा। हम सलाउद्दीन आजम हैं। वो अकड़ते हुए चले। अरे मेरा ये कोट तो उतारो। और भाई ये मेरा कोट तो उतारो। स्याही लग गई तो खुदा की कसम ठोकूंगी। ओहो, आपका कोट? बात यह है कि इसके बालोदार कॉलर को तो लीजिए अपना कोट। रफूबा जी, ज़रा ये सवाल बता दीजिए। सल्लू अपनी स्लेट मेरी नाक के पास लाकर बोले, ना भाई, मैं इस वक्त सी रही हूँ। फिर हम आपको सीने भी नहीं देते। सल्लू ने मेरे पैरों में गुदगुदियाँ करना शुरू की। मैंने पैर समेट लिए तो मेरी कमर में सर अड़ाकर लेट गया और बकना शुरू किया, फट जाए अल्लाह करे, झीर हो जाए ये कुर्ता। सवाल तो बताती नहीं, लेके कफन सिए जाती हैं। चलिए रपा जी, वरना सुई उतार दूंगी। और वो वहाँ से हटकर मेरी एल्बम उलट पुलट करने लगा। ये कौन है चुड़ैल जैसी काली काली? और ये सल्लू भैया रख दे मेरी चीज़ें। मैंने सोचा जिन है ये तो फिर सवाल बताओ। और फिर मेरे पास घुसकर बैठ गया। अरे ज़रा हटकर, गर्मी के मारे वैसे ही उबले जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं? वो और मुझसे वो लिपटा, अरे बाजी कैसी? हाँ गुड़िया, ज़रा बता दो फिर सवाल। मजबूरन मैंने सवाल करना शुरू किया। अब ये सवाल समझ रहा है या मेरे बुंदों का मुआयना क्या हो रहा है? वो जल्दी से स्लेट पे झुक गया। मैं बता रही थी और वो बेवकूफ़ों की तरह मेरा मुंह देख रहा था। मैं चिढ़ गई। पढ़ रहे हो या मुंह तकने आए हो? सल्लू, दिख न करो, वरना चची जान से कह दूंगी। आपकी तस्वीर बना रहा हूँ, ये देखिए। आपके होंठ बोलने में ऐसे हिलते हैं जैसे पता नहीं क्या, बस हिलते रहते हैं। शरारत से आंखें मटकाई। भाग गया से उल्लू। मैंने स्लेट दूर फेंक दी। वो बड़बड़ाता हुआ अलग बैठ गया और मैं उठकर बरामदे में चली गई। थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि चले आ रहे हैं अपना बिस्तर बोरिया संभाले। या अल्लाह, खैर? क्यों, तुम फिर आ गए यहाँ? और क्या, वहाँ दिल जो घबराता था। और फिर वो मेरे सामने बैठने लगा।
सल्लू, अगर तुम मानोगे नहीं तो तो ई उसने मुंह चिढ़ाया। हम तुम्हारे पास बैठते हैं तो अच्छा पढ़ा जाता है। अच्छा तो चुप के बैठो। सलाउद्दीन मेरे चचा का इकलौता सपूत था। फूटी आंख का यही तो एक तारा था। इतनी लड़कियां पैदा हुई कि चचा भी बौखला गए। और फिर आप तशरीफ लाए। जनाब की उंगली दुखे तो बकरे सदके किए जाएं, मन्नतें मानी जाएं। घर में कोई जोर से ना बोले, जूते उतार के चलो, बर्तन ना खड़के, लाडले की आंख खुल जाएगी। घर में इसीलिए कोई कुत्ता ना पलता, मुर्गियां ना रखी जाती कि नन्हे मियाँ की कभी नींद ना खराब कर दें। और हम बेचारे ना लाड न जाने न लाड करें। फिर भी अम्मा बहनों का लाड उसे कुछ कड़वा लगने लगता था और वो सारे वक्त मुझसे ही उलझता। लोगों के नॉन वायलेंस से वो तंग आ गया था। यही बात थी कि वो जानकर मुझे छेड़ता, क्योंकि मैं उसे बुरी तरह डांट देती और कभी कभी चपत भी रसीद कर देती। लाडले पूत दुबले और सूखे तो होते ही हैं, और ऊपर से पतला बांस जैसा कद। माँ तो नज़र भर के ना देखती। उन्हें डर था कि कहीं ऊंट साहब को नजर ना लग जाए। और यहाँ ये कि जहाँ लंबी लंबी टांगें फेंकने आए और छपड़े गए। ये आदत सी हो गई थी कि कॉलेज से आए और अम्मा को बलाएं देकर और दारा को नब्ज दिखाकर सीधे मेरी जान पर नजदुल। क्या मजाल जो घड़ी भर निचला बैठने दे या बैठे। बहनों को छेड़ना, किसी के गुदगुदी, किसी गले में झूल गए, किसी कंधे में काट लिया। मेरे पास आए और मैंने थप्पड़ दिया। घंटों माँ बहनें बैठकर अरमान भरे जिक्र किया करती। हर दिलचस्प और पुरमसरत बात सल्लू मियाँ की शादी के लिए उठाकर रख दी जाती। सल्लू की शादी में बनाऊंगी सबकी ग्वालियर की चंदेरी की साड़ियाँ। और भाई मैं तो दिल्ली जाकर करूँगी। सुहेल की शादी की तरह अपने दोनों तरफ के मेहमान आ गए और बस इस घर में तो। और अम्मा उसे बुलाएं लीला देसाई को नाच के लिए। एक बहन बोली, भाई हम तो सहरा वगैरह सब बांधेंगे। जरबख्त की चिकन मामू अब्बा जैसी और बहनों के लिए भाई था गोया जगमगाता हुआ हीरा। मेरी अंधी आंखों में जैसे और 6-7 भाई थे, ये भी एक लड़ने झगड़ने, तू मैं करने और बात में बात रोब जमाने वाली एक अदना हस्ती थी। मैं इनके अरमान भरे दिलों के भड़के हुए जज्बात से कुमला जाती। काश मेरे भी इतने भाइयों के बजाय एक ही होता, एक दुबला पतला आए दिन का मरीज लड़ाकू। कितना रोमांटिक मालूम होता। भाजी करते हैं, जरा ये बटन टाक दो। वो अपनी पतली गर्दन आगे बढ़ाकर बोला, चटपट टाको, मुझे मैच में जाना है। मैं नावल के ऐसे हिस्से पर पहुंच गई थी जहां हीरो हीरोइन के बाजुओं तक पहुंच चुका था। भला इस कदर गैर रोमांटिक काम में मेरा क्या जी लगता। ये राबिया से कहो, वो टांग देगी। नहीं, हम तो तुमसे ही टकवाएंगे। अरे मेरे पास सुई भी नहीं है। वो दौड़कर चची जान की बक्सी उठाला, लो ये सुई, तागा फिरो, लाओ मैं फिरो दूं। चची सुरता छोड़कर बोली, मैं तो इन्हीं से टकवाऊंगा। लो सुई। मुझे जिद आ गई, राशिदा से टकवाओ। हीरो आगे बढ़ रहा था। मुझे आखिरी 2 लाइनें फिर से पढ़ना पड़ी। नहीं, हम तो तुमसे टकवाएंगे, रखो किताब उधर वरना फाड़ दूंगा। फाड़ी? भाग जाओ, नहीं ताकते। मैंने किताब दूसरी तरफ मोड़ ली। उसे भी जिद आ गई,
आज या तो तुमसे बटन टकवाऊंगा या अपना तुम्हारा खून बहा दूंगा। चल हट, बड़ा वो है, बहाव ना बहाव अपना खून। हीरे की कनी के खून के बहाने सॉरी हीरे की कनी के खून बहाने के इरादे को देखकर बहनें लरस गईं। उनका बस चलता तो बटन की जगह अपनी आंखें टाँक देती। चलो लाओ मैं टाँक दूँ जरा सी देर में, राशिदा बोली। कह दिया। सलाउद्दीन आजम एक जो कह देते हैं वो टलती नहीं। देखो बाजी, टाँकती हो या क्या? मैंने तेवरियां चढ़ाई। यही कि मैच देखने नहीं जाऊंगा और एक लफ्ज़ किताब का तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा और मौका मिलने पर किताब पार कर दूंगा। और मुझे हंसी आ गई। ओहो, बस तो फिर प्यारी सी बज्जू की तरह टांग दो। मैंने भी सोचा और बाल काटूं। मैंने तो बटन टाकना शुरू किया और वो मुझे दिक करने लगा। तो मेरा हाथ हिल जाएगा तो सुई कलेजे में उतर जाएगी। उतर जाने दो। और उससे फिर गुदगुदी की। मैंने सुई मजाक में चुभोना चाहिए, वो जल्दी से हटा। धक्के से न जाने कैसे सुई की नोक चुभ गई, खून भी निकला। और गजब ये कि नोक गायब सुनते हैं कि सुई की नोक खून में खो जाती है, दिल में जा पहुंची है और दम निकल जाता है। अरे नोक मेरे मुंह से परेशानी में निकला, मेरे सीने में उतर गई और अब खून में चली जाएगी और फिर दिल में आ जाएगी। लो अम्मा जान, हम तो चले। चची जान को सकता हो गया, मगर वो संभली और चीखी, राबिया, राशिदा। मेरा ये हाल के मुजरिम की तरह सुई पकड़े खड़ी की खड़ी रह गई। सलाउद्दीन सर पकड़कर बैठ गया और लाचारी से गरेबान टटोलने लगा। फिर जो हुल्लड़ मचा है तो खुदा ही जानता है कि मुझ पर क्या गुजरी। डॉक्टर हकीम और नमाजें, और मेरा दिल चाहे डूब मरे। आखिर मैंने मजाक किया ही क्यों, और वो भी उस कांच के ग्लास से। क्या बताऊं कैसी परेशानी हो रही थी। एक्सरे हुआ, सारे जिस्म में सुई ढूंढ डाली, मगर खाक पता ना चला। और भी मुसीबत है, चची जान के आंसू और राबिया और राशिदा का टहल टहल कर दुआएं मांगना और ऊपर सल्लू का इतरा कर मरने की धमकियां देना। मेरे आंसू निकल आए। सल्लू ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया। अब तो चैन आ गया आपको? मैंने सर झुका लिया। अच्छा यहाँ आइए, जरा मेरे सर में तेल थपक दीजिए। भला मुझ में अब हिम्मत कहाँ थी जो इनकार करूं। चुपचाप सर में तेल डालना शुरू किया। सल्लू फतेहमंदाना अंदाज से मुझे आंखें चढ़ा कर देखता और मुस्कुराता रहा। देखा हुक्म ना मानने का नतीजा। वो मेरी उंगली में चुटकी नोच कर बोला, सुई तो मेरे गरेबान में रह गई थी। गुस्से के मारे मेरा खून खोल गया। अरे जाने दो, अम्मा जान काहे को मानेंगी। मैंने सुई फेंक भी दी। मेरे हाथ फिर ढीले पड़ गए और वो हंसा। अच्छा पाजी, तुझे भी इसकी सजा ना मिली तो खैर। मेरा जी चाहा कि उसके बाल नोच कर दूर ढकेल दूं। खुदा समझे, मुझे तुमसे काम करवाने में मज़ा आता है। जब मैं नौकर हो जाऊंगा तो तुम्हें अपने पास रखूंगा। होश में मेरी जूती रहती है तेरे पास, देख लेना। मैं तुम्हें ले लूंगा, गोद ले लूंगा। हंसती क्यों? मुझे हंसी आ गई। और फिर तुम्हें हवाई जहाज में बिठाऊंगा। हाँ, वो आंखें घुमाकर बोला। मेरे इम्तिहान के दिन आ गए और मैं कमरा बंद करके पढ़ाई करती थी। बस सल्लू कहीं मानता था। जहाँ मैं पढ़ने चली और वो भी मौजूद। मैंने संजीदगी से मना कर दिया कि अगर तुमने दिक किया तो मैं बोर्डिंग में चली जाऊंगी। पढ़ने के ख्याल से चचा मियाँ के घर रहना पड़ा था। वो खामोश पढ़ा करता।
पर घंटा आध घंटा बाद बेचैनी होने लगती। अब भाई इंटरवल होगा, वो किताब बंद करके मेरे पास आ घुसता और 10 मिनट तक वो उधम मचता कि खुदा की पनाह। शरारत में उसे काटने का मर्ज हो गया था। बात यह है कि जी चाहता कि तो मैं खा जाऊं। वो हंसकर दांत पीसता। खुद अपनी बोटियां चबा डालो, मगर वो बुरी तरह लिपट जाता और बावजूद ढकेलने के तंग किया जाता। कभी मुझे गुस्सा आ जाता, लेकिन उमूमन अगर वो कमरे में ना होता तो किसी चीज़ की कमी सी महसूस होती। घर की सारी चहल पहल उसी एक इंसान के दम से थी। बच्चों को छेड़ना, बहनों को रुलाना, कभी फौरन लिपट कर प्यार करना और मना लेना। इम्तिहान ख़त्म हो गए और घर जाने के ख्याल से खुशी के साथ साथ दुख भी हो रहा था। क्यों जा रही हो छुट्टियों में? वो एक दिन बोला। वाह, मेरी अम्मा बेचारी अकेली हैं। अकेली? जिसे उन्हें तुम्हारी बड़ी परवाह है। वो मेरे पास बैठ गया। सच कहता हूँ बज्जू, सच कहता हूँ, तुम ना जाओ। उसने प्यार से मेरे कंधे पर सर रख दिया और अपनी सूखी बाहें मेरे गले में हमायल कर दी। हटो तो। खैर होगी तुम्हें मेरी परवाह, मगर अब तो जाऊंगी। तो मैं कहता हूँ कि मत जाओ। वो ज़रा हटकर बोला, ए बकवास मत करो, जाओ ज़रा किसी को भेजो, मेरा सामान बांध दे। और मैं कहता हूँ तुम नहीं जा सकती। बड़े लाट साहब हो ना जो रोक लोगे। याद है सुई? वो शरारत से मुस्कुराया। मक्कार हो तुम कहीं के। दूसरे दिन सल्लू को बुखार चढ़ा। सारे घर पर जैसे आफत टूट पड़ी। जरा सा मलेरिया और ये उधम, मगर दम मारने की इजाज़त न थी। अम्मा जान, बच्चों को रोक लीजिए, आपसे अकेले तीमारदारी ना हो सकेगी। जैसे सुअर को बड़ी तीमारदारी की ज़रूरत थी। ऐ मियाँ, भला वो क्यों रुकेंगी? चची अम्मा तान से बोली। मैं हमीदा को तार देकर बुला लूँगी। नहीं माँ, वो अपने बच्चे लेकर आन धम के तो गुल मचेगा। बच्चों तो खुद रुक रही थी। स्कूल में पार्टी है, दूसरे जब हम अच्छे हो जाएंगे तो सिनेमा देखने चलेंगे। रुक जाओ ना, राबिया ने राय दी। खर्च क्या है? उस चुड़ैल को क्या पता कि ये मक्कारी कर रहे। बुखार तो इत्तेफाक से आ गया, वरना वो कुछ और फेल बचाता। सलाउद्दीन आजम का हुक्म। वो शरारत से मुस्कुराया। मेरे मूछें निकल आईं, तब तुम्हारे ऊपर असली रोब पड़ा। सलाउद्दीन आजम का हुक्म। शरारत से मुस्कुराए। मेरे मूछें निकल आएं, तब तुम्हारे ऊपर असली रोब पड़ा करेगा। लो इसी बात पर ज़रा सी बर्फ़ कुचल कर तो खिला दो। चची जान ने इस कदर डरी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा कि मैं जल्दी से तौलिए में बर्फ़ तोड़ने लगी। किसी का लाडला हो तो वो हम क्यों भुगते हैं? अगर वो तो भुगतना पड़ा। बज्जो, बज्जो, किसी ने आहिस्ता से पुकारा। क्या है? मैं डर गई। ज़रा सा पानी। सल्लू ने अपने पलंग से हाथ हिलाकर कहा। मैं जल्दी से उठी। सल्लू ने मैं अपने पलंग से हाथ हिलाकर कहा। मैं जल्दी से उठी। अंधेरे में थर्मस निकाल कर पानी निकाला। अम्मा थकी हुई हैं, बैठ जा। उसे सिरहाने मुझे बिठा लिया और आहिस्ता आहिस्ता ग्लास में बर्फ़ हिलाने लगा। उसे मेरी तरह पसीना आ रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। पानी पीकर वो मेरी गोद में सर रखकर लेट गया। बच्चों, क्या है? मेरा दिल घबरा रहा है। चची जान को जगाऊं? मैंने चाहे आराम से उसका सर तकिए पर रख दूं। नहीं, हिलो मत। उसने अपने पतले पतले हाथ मेरी कमर में डाल दिए। दिल घबरा रहा है बच्चों। वो तेज़ी से गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मैंने अपने को छुड़ाने की कोशिश न की। पेशानी पोंछने लगी। वो और भी परेशान हो गया। उसने जल्दी जल्दी मेरा नाम लेकर बड़बड़ाना शुरू किया। सुक्कियाँ। वो सिसकियाँ भरने लगा, अजीब सूखी सूखी उखड़ी हुई। मैं समझी
न जाने कमबख्त को सरसाम हो गया है या क्या। और उसे लिटाने की कोशिश करने लगी। बेटे जाओ मत, मैं मर जाऊंगा। अब बुरी तरह बच्चों की तरह मुझे लिपट गया। उसकी आंखें, वो जैसे न जाने आज मुझे उन आंखों में क्या नज़र आ रहा था। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो शौक से थिरकने के बजाय चढ़ी हुई और घिरी हुई थी, कुछ पागल सी, कुछ अजीब। मुझे थोड़ी देर के लिए ये मालूम हुआ गोया अंधेरा पेचदार रास्तों में परेशान चक्कर लगा रही। मुझे थोड़ी देर के लिए ये मालूम हुआ गोया अंधेरे पेचदार रास्तों में परेशान चक्कर लगा रही हूँ और कोई दरवाज़ा नहीं। कोई करीब के पलंग पर खुर बुलाया। वो जल्दी से चौंक पड़ा। जाओ। राबिया जाग गई। उसने खौफजदा होकर मुझे धकेल दिया। जाओ जल्दी। वो खुद दौड़कर चादर में छुप गया। मैं परेशान लेट गई। या अल्लाह, क्या ये वाकई पागल हो रहा है? राबिया जाग गई तो क्या हुआ? मुझे चचेयान पर रहम आने लगा, खुदा ना खास्ता। खैर, और इसके बाद उसमें एक गैर मामूली इनकलाब हो गया। वही रात वाली पागल, गहरी और चढ़ी हुई आंखें, कभी बगैर बुखार और हिज़्यान के भी कुछ हो जाती। वो मुझे पहले से भी ज़्यादा छेड़ने और चिढ़ाने लगा। मुझसे हर वक्त उलझता, फिर बिल्कुल पागल हो जाता। वो मेरे करीब में रहने के बहाने तलाशता। हर जगह, हर कमरे, हर मोड़, हर कोने पर वो मेरी नाक में मुझे डराने और गुदगुदाने के लिए छुपा रहता। मैं उसकी ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो से कभी बेतरह परेशान हो जाती। कभी मुझे वो सब एक अल्लड़ लड़के की शरारतें मालूम होती, और ये शरारतें किस तेज़ी से बढ़ रही थी। 2 साल बाद जब मैं राबिया की शादी पर आई तो सल्लू को सलाउद्दीन आज़म कहना पड़ा। ओफो, एक छोटा सा कुमलाया हुआ लचकता हुआ पौधा नौखेज दरख्त बन गया था। खून की हिद्दत से चेहरा सांवला हो गया था और पतले सूखे जर्द हाथ सख्त गुठलियोंदार मजबूत शाखों की तरह जले हुए भालों से ढक गए थे, और आंखें तो बखुदा बिल्कुल पागल हो गई थीं। पुतलियां नाचती भी थीं और एकदम से जमकर गहरी हो जाती कि फौरन आंख झपक जाए। बस जो कुछ मेरी मूछों का रोग पड़ता है, खाक इस कदर सड़ी शक्ल हो गई है। और तुम्हारी बड़ी भोली है ना, उसने मुझे गुदगुदाना चाहा। उसके बड़े बड़े हाथ देखकर लरस गई। हटो सल्लू, खुदा के लिए, तुमसे डर लगता है। रीच हो गए हो बिल्कुल। हाँ, और वो गुरूर से और फैल गया। अरे मारूंगी सल्लू। उसने ज़बरदस्ती अपना खुरदुरा गाल मेरे हाथ पर जोर से रगड़ दिया। सारा हाथ झल्ला उठा जैसे लोहे का ब्रश। कभी तो मैं अगर पछताती थी, न जाने क्यों। शादी का घर, और वो भी हिंदुस्तानी तरीक़ का घर, क्या होता है? एक भूल भुलैया का रास्ता जिसमें मज़े से आँख मिचेलो खेलो, सर को पैर की खबर नहीं रहती, और न जाने के लिए खिलाड़ी आँख मिचौलियाँ खेल रहे होते हैं। कभी दो चोरों की किसी कोने में टक्कर हो जाती है तो फिर झेप मज़ा आ जाता है। मालूम होता था कि घर के हर कोने, हर दीवार की आड़ में, हर जीने पर कई सलाउद्दीन खड़े हैं। आप किधर भी चली जाइए, नामुमकिन जो सलाउद्दीन ना मौजूद हो जाए। बाज़ वक्त तो ये मालूम होता गोया आसमानी से टपक पड़े। मैं आजिज़ आकर राबिया के पास घुस गई थी। लो, वो थोड़ी देर में लाडला भैया बहन की सूरत देखने को मौजूद, और फिर ये कि हम दोनों रज़ाई में बमुश्किल समा रहे हैं कि जनाब अपने डोल हाथों और चौड़े कंधों की इसी रज़ाई में घुसेंगे। किससे शिकायत की जाए, किसके आगे गिला करें? यानी इन जिगर के टुकड़े, कलेजे की कोर की किससे शिकायत की जाए? और क्या शिकायत हो? घुड़की दो, संजीदगी से डांट दो, आप ही शर्म आएगी। मगर वो संजीदगी होने का मौका दे भी
जाओ सर लो, सर में दर्द है। ये बहाना किया तो सर में दर्द, अरे अम्मा जान बाम कहाँ है, ड्राइवर को भेजिए, डॉक्टर से एस्प्रो दिलाइए, और भाई कोई शोर करेगा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। चलो ऋषि, हमीद, मुन्नी, किसको यहाँ से, बच्चों के सर में दर्द है। अरे दर्द है, दरवाज़ा बंद, या अल्लाह, लीजिए सर का दर्द गायब, और अम्मा जान से ज़रूरी काम निकल आया। क्यों बच्चों, झूठ कह रही थी सर में दर्द है, और यहाँ पूरियाँ तली जा रही हैं। लीजिए बावर्ची खाने में मौजूद, अब भागिए। कभी आंच बिगाड़ दी, कभी कुछ और, फिर वही शरारतें। बावर्ची जानता है कि मियाँ बेचैन बोटी हैं। बेबी आप भी जाइए, और सल्लू मियाँ भी, वरना मुझसे खाना पक चुका। सल्लू, मुझे तुमसे एक बड़ी ज़रूरी बात कहनी है। मैंने सोचा आज इन्हें संजीदगी से डांटूं। किससे? मुझसे? अरे मेरे भाग्य, ऐसे खुश गोया तमगा मिलने वाले। अब ज़रूरी बात कहने से पहले खुद इस कदर ज़रूरी खिदमत अंजाम देना शुरू करी कि भागते ही बन पड़ी। क्या लोग अंधे होते हैं, दिखाई नहीं देता? उन्हें आँख विचलों में तो बड़े बड़े शाह पकड़े जाते हैं, और सल्लू जैसे चोर दिन दहाड़े डाका डालने से ना चूके। लोग समझते हैं बच्चा है। सिनेमा में लोगों को बस औरत दिखाई देती है, हज़ारों मर्द काम कर रहे हों, और मैं भी औरत थी। मुझे जल्द मालूम हो गया कि चंद ऐसे गैर जानिबदार भी हैं जो फैसला करते वक्त न किसी के कलेजे का टुकड़ा देखें, न जिगर की ठंडक। खड़ी धार पड़ती है तलवार की। मुझी को तो इल्ज़ाम देगी दुनिया। ये तो कोई देखता नहीं कि फितना। गुस्से से आंखों तले अंधेरा आ गया। हट जाओ सलाउद्दीन, हद होती है बेहूदगी की। मुझे ये बातें पसंद नहीं हैं। उसका मुंह उतर गया। क्या हुआ बच्चों? कुछ नहीं। तुम्हें मालूम है लोग क्या कहते हैं? मेरा बोलना मेरा आपको बुरा लगता है? हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छी बात नहीं। लोग कौन लोग हैं वो? मुझे भी बताओ। कोई भी हो, वो मेरी और तुम्हारी बेहतरी चाहने वाले। बेहतरी? वो सुर्ख हो गया। हाँ, इसी में बेहतरी है। और मैं तेजी से चली आई। दिल पर से एक बोझ उतर गया। आखिर को मैंने कह ही दिया। औरत का तो हाथ में है, खा वो बदरा हो जाए, खा ऐन मौके पर आंखें खुल जाएं और उसे आकबत नजर आने लगे। आंखें खुल गई और खूब मौके पर खुली। दिल में मुस्कुरा रही थी। सलाउद्दीन आया। मैं हस्ब आदत चौकन्नी हो गई, मगर गुजरा चला गया। उसने मुझे देखा तक नहीं। मेरे दिल पर घूंसा लगा। खैर, क्या है, बेहतरी इसी में बला से जान छूटी। किसी वक्त सुकून ही ना था, अब तो खैर। और घर के हर कोने हर मोड़ पर अब कोई भी ना था। गोया अमन, चैन और सुकून। लेकिन फिर यह है परेशानी कैसी? एक फिक्र किसी एक पस्ती। गोया कमान उतर गई। धार ढल गई। गोया कुछ है ही नहीं। अब कोई आपको देखकर खींचा चला नहीं आता। अब किसी को शरारतें नहीं सूझती। अब किसी की अजीब और पागल आंखें आपके पीछे नहीं दौड़ती। जाइए, शौक से जाइए, अंधेर कोठरी में भी चले जाइए। कोई मज़ामत नहीं करता। चोर मिलता भी है तो आपको झुककर आदाब करता है और सर झुकाकर चल देता है एक तरफ को। अब कोई आपके पास घुसकर बैठने का शौकीन नहीं, बल्कि दूर वो सामने कमसेन खूबसूरत लड़कियों के झुरवट में शरारत भरी आंखें नचाकर खराज तहसीन वसूल कर रहा है। कभी भूले से अगर आंख मिल जाती है तो सर झुक जाता है, पहचानता तक नहीं। शादी के घर में मालूम होता है मौत हो गई। एक मौत नहीं, सैकड़ों मौतें।
हज़ारों ख्याल, सैकड़ों जज्बात और अनगिनत मुस्कुराहटें मुर्दा पड़ी हैं। घर भाए भाए कर रहा है। और चची तो मालूम होता है कभी थी ही नहीं। कोई अपनी राबिया, अपने दूल्हा के ख्याल में मस्त। हमीदा का बच्चा ज़रूरियात ज़िंदगी से फारिग नहीं हो चुकता। जी चाहा 20 शादी से चल दूँ। कॉलेज देखने वालों ने देख भी लिया और ताड़ भी लिया। इस सल्लू की तुम्हारी क्या अनबन हो गई है? चची बोली। नहीं तो, मैं जल्दी से बोली। झूठ। सल्लू ने तभी आवाज़ में कहा, खाने की प्लेट पर झुक गया। उई, छोटों से क्या गुस्सा। चलो सल्लू, बाजी से माफ़ी मांगो। जी नहीं, ये खुद माफ़ी मांगे। सल्लू अखड़े। माफ़ी कैसी? कोई लड़ाई नहीं हुई। मैंने मामले को सीधा करना चाहा। जी नहीं, मेरी तो है लड़ाई। ये क्यों? आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि खामखा डांटने लगी। कुछ भी नहीं चची जान, ये मुझे छेड़ रहा था। मैंने कह दिया मुझसे मत बोलो। भला मैं इससे लड़ूंगी? मैं जल्दी से बोली। नहीं अम्मा जान, कैसी भोली बन रही हैं। ऐसे इन्होंने नहीं कहा था। और मैं डरी कि कहीं इसने कह दिया सबके सामने तो क्या होगा। मुझे ख्याल हुआ कि मेरी गलत फहमी होगी। शायद ये भी उसकी शरारतें हैं, और शायद ये शरारतें वो हों। लानत है कि मैं इस कदर जलील समझी। मुझे ऐसी बुरी तरह कहने लगी जैसे वो कोई वो हो। अरे मैं तो यूं ही कह रही थी, ये मिलाप हो गया अब। ओह, लो इसी बात पर हाथ मिलाओ। किस कदर सर्दी है। सारी रज़ाई आप ओढ़े बैठी हो। ये नहीं कि किसी और को भी उड़ा लो। वो रज़ाई में घुसकर बैठ गया और मेरी इतनी चुटकियां ली कि मिलाप करने का मज़ा आ गया। सल्लू, खुदा का वास्ता, फिर कहोगे मैंने ये कहा और वो कहा। चची जान मासूमियत से मुस्कुरा रही थी। कहा ही कैसे तुमने? बोलो हारी क्या नहीं? बाबा, मैं तुझसे जीती और ना जीतने का शौक, बस। वो हंसता दुनिया की हर चीज़ हंस पड़ी। फिर वही आँख मिचौली, वही भूल भुलैया और आकबत। एक दफ़ा को आकबत भी खिलखिला पड़ी। कोना कोना मसूर कुन नगमों से गूंज उठा। कान गंग हो गए और आंखों में रेत भर गई, मीठी मीठी खटक वाली रेत। और अब कसूर किसका है? कसूर तो होना ही हुआ किसी का। तकदीर का कुछ बेचारी और तकदीर का बेचारी तकदीर। बात यह है कि अल्लाह पाक अपने बंदों की आजमाइश करता है, ये देखने के लिए कि वो ताकि देखे, यही के बस देखे। जैसा कि हम तमाशा देखते हैं, डर, धड़का, बदनामी, जिल्लत, परेशानी, बर्बादी, तबाही, और सब कुछ ऐसे ही मौक़ों की ताक में रहते हैं। कच्ची शाख में झूला डालो तो आप ही चरचराएगी। भाई खूब ठोक बजा कर देख लेना चाहिए कि गधा कमज़ोर तो नहीं, रस्सी तो घनी घनाई नहीं, वरना आप ही पटखनी लगेगी। लड़ाई पर जाने से चंद दिन पहले तशरीफ़ लाए। नन्ना बरामदे में लेफ़्ट राइट कर रहा था। उसे देखकर ऐसा सटपटाई कि बस। लंबी चौड़ी है मेरी फ़ौज। मैंने सोचा बड़े बड़े दिल दहल जाते हैं इसे देखकर। तूने मुझे बताया नहीं क्या? ये उन नन्हे को घूरने लगे। ओ ये, हाँ, कोई ऐसे बताने वाली बात ही क्या थी। मैंने इसे यतीम खाने से ले लिया था। जी बहलता इससे। मगर ये सच बताओ, कितनी घबराहट और कितनी इल्तिजा थी। क्या बताऊं? हाँ, तुम अपनी कहो। ये चची जान ने लाडले बेटे को कैसे लड़ाई पर भेज दिया? मैंने बात पलटी। लड़ाई पर वो होगा, तुम पहले ये बताओ कि वो नन्हे की तरफ मुड़े। समझ में नहीं आता तुम्हारी तो। क्या तो यतीम खाना? सल्लू का चेहरा देखने के काबिल था। कुछ खोई खोई सी किसियानी सूरत। जी घबरा रहा है, मैंने छेड़ा। और उनकी रंगत बदली। बेचारा बच्चा मर गया। उसका बाप शायद तलखी से कहा, खाक तुम्हारे मुंह में, खुदा ना करे। मैंने नन्हे को कलेजे से लगा लिया। ठाएं
नन्हे ने मौका पा ठाए नन्हे ने मौका पाकर बंदूक चलाई। हाय बाजी, अब्बा को मारता है। मैंने बंदूक छीन ली। फिर आंखों में वही शरारत। फिर बला की गहरी हो गई। कुछ पागल अजीब से टटोलने के बावजूद इस भूल भलाइया में रास्ता न मिला। हाय पाजी, अब्बा को मारता है। मैंने बंदूक छीन ली और फिर आंखों में वही शरारत तड़पी। फिर बला की गहरी हो गई। कुछ पागल अजीब सी टटोलने के बावजूद उस भूल भलैया में रास्ता न मिला। तो ये था उसमें चुगताई का अफसाना भूल भलैया।